Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार और इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। साथ ही आप YouTube मेंबर बनने, पेट्रियन पर जुड़ने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। आज रात हमारे अतिथि हैं डॉनर त्रिता पारसी। डॉनर पारसी एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो अमेरिका ईरान संबंधों और पश्चिम एशियाई भू राजनीति पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। वे क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के सह संस्थापक हैं। डॉ पारसी, इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। Parsi, welcome back to India and Global Left. Wapasad, Botatesmo. I wanted to मैं एक start सरल सवाल से शुरू करना simple फोड़ है। question. हम How ईरान पर far एक हमले क्यों will इतने the करीब हैं? US attack on Iran? Unfortunately, we are very close and the first दुर्भाग्यवश reports हम coming बहुत out of the करीब हैं talks that are taking और जिनेवा में इस समय चल रही वार्ताओं से आ रही शुरुआती रिपोर्टें विशेष रूप से सकारात्मक नहीं हैं। ये देखते हुए कि अमेरिका ने जो रुख अपनाया है और ईरानी प्रस्ताव के बीच जो दूरी है, अमेरिका की स्थिति मूल रूप से पूरी तरह आत्मसमर्पण जैसी है और ये बहुत अधिक प्रतिबंधों में राहत भी नहीं दे रहा है। अगर दे भी रहा है तो बहुत कम। मुझे डर है कि इससे ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें ईरानियों के लिए युद्ध वास्तव में उस प्रस्ताव से बेहतर विकल्प लग सकता है जो अमेरिका ने वार्ता की मेज पर रखा है। क्योंकि भले ही ईरानी जानते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते, वे ये मानते हैं कि वे अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे करके इन्वेस्टमेंट अधिक मिसक्वाइथाइजस्तियत मिट रुख अपनाने के मजबूर रह सकते हैं। adopt a more realistic negotiating position. I want to take a step back and मैं एक ask कदम you पीछे to हटकर describe for आपसे our हमारे viewers, दर्शकों के लिए ये बताने का why does the अनुरोध US करना want चाहता हूँ। to attack अमेरिका ईरान पर हमला Iran? क्यों करना Because, चाहता है? um, क्योंकि मुख्यधारा के mainstream मीडिया media में is इसे इस present तरह as प्रस्तुत if किया this गया है is मानो ये about, मुद्दा the केवल ईरान के nuclear परमाणु nuclear कार्यक्रम तक program सीमित only हो, and it जैसे is ये as सिर्फ if it ईरान is के about शून्य संवर्धन बनाम uranium प्रतिबंधों का enrichment मामला हो। versus sanctions. लेकिन हम जानते हैं, जैसा कि know, विदेश as मंत्री मार्को Secretary रूबियो of ने State स्पष्ट Marco किया Rubio है has made it कि ये ईरान clear, के that बैलिस्टिक it is मिसाइल about कार्यक्रम के बारे में भी Iranian, है और ये उससे कहीं अधिक हो सकता है, शासन परिवर्तन आदि के बारे में। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए इसे स्पष्ट कर सकें, अमेरिका ईरान पर हमला क्यों करना चाहता है? the US want to attack Iran? Well, I think at this point it's quite clear that खैर, मेरा मानना है कि इस समय यह काफ़ी स्पष्ट है कि अगर इजरायली सरकार का दबाव न होता तो अमेरिका अभी इस स्थिति में नहीं होता। पिछले साल जून में ट्रंप ने इजरायली दबाव के परिणाम स्वरूप ईरान पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। अब वह फिर से कह रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियारों का कार्यक्रम है, जो 29 दिसंबर को नेतन्याहू की उनसे मुलाकात के बाद की बात है। तो इजरायली लगातार अमेरिका पर ईरान के साथ युद्ध करने का दबाव डाल रहे हैं, चाहे बहाना परमाणु कार्यक्रम हो, बैलिस्टिक मिसाइलें हों या विरोध प्रदर्शन। इजराइल की ओर से लगातार ये दबाव है कि अमेरिका ईरान को सैन्य रूप से समाप्त करे और इजराइल को एक बिल्कुल अलग मध्य पूर्वी परिदृश्य दे, जहां उसका प्रभुत्व या उसका इच्छित प्रभुत्व क्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी जा सके। And what is beyond और इजराइल लॉबी से परे क्या है? मेरा मतलब है, क्या अमेरिकी साम्राज्यवादी तंत्र, मैं सैन्य ठेकेदारों, उस खुफिया तंत्र के बारे में सोच रहा हूं जो लंबे समय से इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहा है, ईरान के प्रति कठोर रुख रखने वालों की वैचारिक स्थितियों के बारे में, और इसी तरह क्या वह भी मायने रखता है इजराइल लॉबी से ऊपर और परे? as well over and above the Israel lobby? निश्चित रूप से यह निश्चित रूप से मायने रखता है, लेकिन अगर इजराइल लॉबी का दबाव न होता तो मुझे नहीं लगता कि यह उस तरह के टकराव तक पहुंचता जैसा हम अभी देख रहे हैं। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सैन्य औद्योगिक तंत्र ऐसी लड़ाइयाँ चाहता है जो लंबे समय तक चले, लेकिन ऐसी नहीं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में सैन्य रूप से हार जाए। अफगानिस्तान उनके लिए एक कमाई का जरिया था और वे इसे दशकों तक जारी रखने में पूरी तरह
खुश थे। लेकिन ईरान के साथ मामला बिल्कुल अलग है। वह एक वास्तविक सैन्य शक्ति है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अमेरिकी और इजरायली वायु रक्षा प्रणालियों की सभी परतों को भेद सकती हैं, स्पष्ट रूप से इजराइल पर हमला कर सकती हैं और संभावित रूप से अमेरिकी जहाज़ों को डुबो सकती हैं। यह कहीं अधिक महंगा प्रयास है. Is smalheid so in minjies no. Ev rat we tend to have sabak harry chinks demon pipsic time. Yeha wasing me proutes avik thought this is September. This is on the top of the agenda of the pro-Israel voices in Washington. The New York Times has reported about न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बैठक की रिपोर्ट दी थी। मेरा ख्याल है कि वह पिछले गुरुवार को हुई थी, हालांकि मैं सटीक दिन के बारे में गलत भी हो सकता हूं, जिसमें अमेरिकी सैन्य प्रमुख, राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, व्हाइट हाउस प्रमुख और अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने युद्ध के परिणामों और उसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा की। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के मामले में अमेरिका के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के बीच कोई आम सहमति है? Not at all. There isn't even a consensus within the बिल्कुल White नहीं। House. In fact, व्हाइट हाउस के भीतर भी इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति इस विकल्प पर विचार करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक या कम से कम इच्छुक दिखाई देता है, वह स्वयं राष्ट्रपति हैं। उनके आसपास के कई लोग इस विचार को लेकर बहुत संदेहपूर्ण हैं, क्योंकि ये एक बेहद खतरनाक कदम हो सकता है। ये वेनेजुएला जैसा नहीं होगा। यह कोई ऐसा अभियान नहीं है जो जल्दी और शानदार तरीके से पूरा हो जाए, और अगर ये गलत दिशा में गया तो इसके गंभीर घरेलू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। और ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से ये राष्ट्रपति के लिए कोई विशेष रूप से समझदारी भरा कदम नहीं लगता। not seem to be a particularly smart move for the president. I do think the president wants an exit out of Resources, Grmastaf is a striti से मान निकलने का रास्ता। time down. वे कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हैं जिसे वे पीछे हटकर जीत की घोषणा कर सकें। The US ये निश्चित रूप से शर्मनाक है कि उन्होंने अमेरिकी वायुसेना का आधा हिस्सा और नौसेना का 1/3 हिस्सा उस क्षेत्र में तैनात किया, और फिर भी उसके बदले कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि वे कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उन्हें जीत की घोषणा करने का मौका दे सके। साथ ही वे इस वास्तविक धारणा से भी जूझ रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में ईरान कितना कमजोर हो गया है। it has become weaker. ईरान निश्चित रूप से कमजोर हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना राष्ट्रपति मानते हैं। और ईरान की कमजोरी के इस बढ़ा चढ़ाकर किए गए आकलन के कारण अमेरिका वार्ता की मेज पर अत्यधिक कठोर रुख अपना रहा है, जिससे वास्तव में युद्ध का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वे अत्यधिक मांगें पूरी नहीं होंगी। चूंकि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका उसे समझता है। Not as weak as the United States believes it to be. Can you tell a little bit more about the क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ईरान के पास किस तरह की प्रतिक्रियाएं या ताकतें हैं? हम उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं, और हमने यूक्रेन में नाटो रूस संघर्ष के दौरान ईरानी ड्रोन के व्यावहारिक प्रदर्शन भी देखे हैं। ईरान के सहयोगियों के बारे में भी चर्चा है, खासकर इराक में, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी। तो अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान किस तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है? Well, I think you mentioned several of them right there, and I think खैर, मेरा मानना है कि आपने उनमें से कई का जिक्र वहीं कर दिया। in that scenario. और मुझे लगता है कि उस स्थिति में ईरान की रणनीति शायद ये नहीं होगी कि वह कोई सीधी सैन्य जीत हासिल करे, बल्कि यह होगी कि वह अमेरिका को नुकसान पहुंचाए कि ट्रंप को एहसास हो जाए कि युद्ध जारी रखना उनके अपने राष्ट्रपति पद की कीमत पर होगा। Come at the expense of his own. ईरानियों को युद्ध जीतने की जरूरत नहीं है। In the war, you just need to get as close as possible. उन्हें बस इतना करना है कि ट्रंप की राष्ट्रपति पद को जितना संभव हो सके नुकसान पहुंचा दें, And that can be इससे पहले कि वे खुद हार जाएं। और उनका मानना है कि ये काम वे अमेरिकी जहाज़ों, अमेरिकी ठिकानों, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी असुरक्षित लक्ष्यों, पूरे फारस की खाड़ी में तेल प्रतिष्ठानों पर हमले करके, मानिस और संभवतः होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करके कर सकते हैं, जो अब वे बारूदी सुरंगों की बजाय मिसाइलों से अधिक आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक हद तक गिरावट में धकेल सकते हैं। collapse the global ईंधन की महंगाई, तेल की कीमतें,
इन सब चीज़ों से ट्रंप को भारी राजनीतिक नुकसान होगा। will inflict a significant political cost on Trump. In addition to a military cost that I think if सैन्य लागत के अलावा, जो कि यदि ईरान की भविष्यवाणी या उनका आकलन सही साबित होता है, तो वह कुछ ऐसा होगा जो अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखा, नहीं इराक में और नहीं अफगानिस्तान में। विचार यह है कि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हाँ, अंततः ईरान युद्ध हार सकता है, लेकिन यह अमेरिका के लिए इतनी भारी कीमत पर होगा कि यह उसके लिए सार्थक नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि ईरानी इस आकलन को कुछ हद तक हूथियों के अनुभव पर आधारित कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने उनके खिलाफ यह अनावश्यक युद्ध तब शुरू किया था जब वे जहाज़ों पर मिसाइलें दाग रहे थे, ताकि इजराइल पर गाजा में नरसंहार रोकने का दबाव बनाया जा सके। force the Israelis to stop the genocide in Gaza. And after 7 or 8 weeks, the United और 7 या 8 हफ्तों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की इसमें दिलचस्पी कुछ कम हो गई, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। हूथियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, उन्होंने जवाबी हमला किया और उसने बस इसे छोड़ दिया, जीत की घोषणा की और यहाँ तक कि हूथियों की प्रशंसा भी की। अब यहाँ ईरानियों की संभावित गलती यह है कि हूथी कभी किसी अमेरिकी सैनिक को मारने में सफल नहीं हुए। वे कभी किसी अमेरिकी जहाज को निशाना नहीं बना पाए। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, अगर पाइड, टर्ड, डूसिफ्टीड अमेरिकी सैनिक मारे गए होते, तो हमें नहीं पता कि ट्रंप उस तरह की स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते। how Trump would have reacted that type of a scenario. We've never been in a situation in which a large number हम कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहे हैं जहां ट्रंप के कार्यकाल में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक युद्ध में मारे गए हों। would unlock a completely different ऐसा होना ट्रंप की मनोवृत्ति के एक बिल्कुल अलग पहलू को सक्रिय कर सकता है। ये मान लेना कि वह पीछे हट जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा तब किया था जब हूथियों ने पलटवार किया था, लेकिन किसी को मारा नहीं था। यह एक बड़ा अनुमान है और शायद पूरी तरह गलत भी हो सकता है। erroneous assumption. इसलिए अमेरिका को पलटवार करके पीछे हटने पर मजबूर करने के बजाय ये भी संभव है कि अमेरिका वास्तव में इस संघर्ष में 3 गुना अधिक आक्रामक हो जाए और कहीं अधिक हथियार शक्ति का इस्तेमाल करे, जिनमें वे हथियार भी शामिल हों जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। I'm curious about your thoughts about the nature. मैं इस हमले की प्रकृति पर आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा मतलब है, आपने कहा था कि अगर ईरान पलटवार करता है तो वे अपनी कार्रवाई को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए क्या आपको लगता है कि ये एक सीधा बमबारी अभियान होगा या हत्या अभियान, जैसा कि हमने इस क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका दोनों की ओर से देखा है? आपको क्या लगता है, अमेरिका ईरान पर किस तरह की प्रतिक्रिया दिखा सकता है? Well, it would be the United States most खैर, likely that would सबसे अधिक संभावना है कि संघर्ष की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा और ईरान की कार्रवाई उसका जवाब होगी। सवाल यह है कि प्रारंभिक अमेरिकी हमला कैसा दिखेगा। क्या यह तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा? क्या यह प्रमुख निर्णयकर्ताओं और सैन्य नेताओं पर हमला करेगा? क्या यह केवल परमाणु स्थलों और बैलिस्टिक मिसाइलों पर प्रहार करेगा? क्या यह इन सभी पर एक साथ हमला करेगा? क्या इसका उद्देश्य पूरे राज्य को ध्वस्त करना होगा, या यह राज्य को गिराए बिना केवल शासन को समाप्त करने की कोशिश करेगा? अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा रास्ता अपनाएगा, क्योंकि मेरा नहीं मानना कि अमेरिका ने अभी तक ये निर्णय लिया है। which path the United States would go, because I don't think the US has made a decision on this. But depending on what the US does, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका क्या करता है, क्योंकि उसी के अनुसार ईरान की प्रतिक्रिया प्रभावित होगी। मुझे नहीं लगता कि वे फारस की खाड़ी में तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करेंगे जब तक कि अमेरिका ईरानी तेल प्रतिष्ठानों और उनके तेल बेचने की क्षमता को निशाना नहीं बनाता। तो आप जानते हैं, अंततः ईरान ये स्पष्ट करना चाहता है कि किसी भी हमले का मतलब युद्ध होगा, लेकिन वे फिर भी तनाव बढ़ाने की एक क्रमिक प्रक्रिया बनाए रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे तुरंत पूरी ताकत से जवाब देंगे, लेकिन वे इसे किस तरह संतुलित करेंगे ये देखना बाकी है, और उम्मीद है कि ऐसा देखने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि किसी भी तरह का सैन्य टकराव, चाहे ईरान की प्रतिक्रिया कुछ भी हो, दोनों देशों के लिए नुकसानदेह ही साबित होगा। will end up becoming
being a lose-lose situation for both countries. And what about the Arab और states, अरब देशों के बारे में क्या, particularly विशेष रूप से यूएई, कतर और सऊदी अरब, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ईरान पर अमेरिकी हमले में कोई दिलचस्पी है। क्या आपको लगता है कि उनके पास ऐसे हमले को रोकने के लिए कोई प्रभाव या लॉबिंग क्षमता है? lobbying capacity against this attack? Undoubtedly, they do have a tremendous amount of निस्संदेह उनके पास अत्यधिक प्रभाव है। वे इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, यह अभी देखा जाना बाकी है। मेरा मानना है कि कतरी बहुत सक्रिय हैं और एक मध्यस्थ समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे समझते हैं कि युद्ध उनके लिए विनाशकारी होगा। सऊदी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कतरियों जितनी जोरदार पैरवी नहीं की है उम्मीद, लेकिन उनके पास अब भी ऐसे कदम उठाने की क्षमता है जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। अमीराती कम से कम इस मामले में इजरायली रुख के अधिक करीब माने जाते हैं। उन्होंने वास्तव में अपने संसाधनों का कितना उपयोग किया है या नहीं, ये मेरे लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे पर खतरी, ओमानी, कुवैती और सऊदी के समान दृष्टिकोण पर नहीं हैं। the Kuwaitis and the Saudis are on this issue. I think also on the Saudi side there is a concern that मेरा मानना है कि सऊदी पक्ष में ये चिंता भी है कि अगर अमेरिका ने इतनी बड़ी सैन्य शक्ति फारस की खाड़ी में तैनात करने के बाद भी कुछ नहीं किया और उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इससे ईरान को ऐसे तरीके से हौसला मिलेगा जिससे सऊदी असहज महसूस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के कुछ हद तक हौसला बढ़ने से होने वाली असहजता और उस युद्ध के बीच जो पूरे क्षेत्र को तबाह कर देगा और उनके टोजी टर्रिस योजना की संभावनाओं को नष्ट कर देगा, वे फिर भी उस रास्ते को चुनेंगे जिसमें अमेरिका युद्ध में न जाए, भले ही इसका मतलब यह हो कि अल्पावधि में ईरान कुछ हद तक मजबूत हो जाए। Iran in the short term will become somewhat emboldened. And if you could talk a little bit about the और अगर आप भू राजनीति के बारे में थोड़ा बात कर सकें, खासकर ईरान के लिए रूस और चीन के समर्थन के बारे में। हमने जून के हमले के दौरान देखा कि बहुत प्रत्यक्ष समर्थन नहीं था, कम से कम मेरा यही आकलन है। मैंने ईरान के कई लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि रूस और चीन उनका समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ईरान को खुद अपनी रक्षा करनी होती है। रूस और चीन से किस तरह का समर्थन आ सकता है? लोग रूस के S-300 और S-400 सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों और साथ ही अमेरिकी विमानों की स्टेल्थ क्षमता का मुकाबला करने के लिए चीनी रडारों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा सैन्य या तकनीकी दृष्टि से रूस और चीन से किस तरह का समर्थन आ सकता है? What kind of support could be coming from Russia and China? I think the Russians and the Chinese are not going to give. मेरा मानना है कि रूस और चीन इतना अधिक सैन्य समर्थन नहीं देंगे कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाएं। रूस की प्राथमिकता निश्चित रूप से अब भी यूक्रेन है। चीन सावधानी बरत रहा है ताकि अमेरिका के साथ किसी भी तरह के टकराव की दिशा में कदम तेज न हो, लेकिन फिर भी इसके नीचे कई परतें हैं, ऐसी बातें जिन पर वे विचार करते हुए प्रतीत होते हैं, जिनमें हथियारों की बिक्री से लेकर खुफिया सहयोग तक शामिल है। और ऐसा लगता है कि ईरान पहले से ही उस खुफिया जानकारी का उपयोग कर रहा है और उसने अमेरिका को यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह उस जानकारी का उपयोग कर रहा है जो संभवतः रूस या चीन से आई है। Intelligence that likely came from Russia or China. So, for instance, a couple of weeks ago, an Iranian उदाहरण के लिए कुछ स्टेप्स प्रियक से ड्रोन हिंद महासागर में अमेरिकी जहाज और आ रहा था और ईद ईरानियों के पास उस समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने की क्षमता नहीं है क्योंकि उनके पास दुनिया के उस हिस्से को कवर करने वाले उपग्रह नहीं हैं। वह खुफिया जानकारी सबसे अधिक संभावना है कि चीन या संभवतः रूस से आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ईरानियों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि अमेरिका इसे उनके प्रतिरोध के हिस्से के रूप में जाने ताकि वे ये कह सकें हमारे पास क्षमता है। भले ही ईरान के पास खुद ये क्षमता नहीं है, हमारे पास अन्य देशों से यह क्षमता प्राप्त करने की योग्यता है ताकि हम तुम्हें देख सकें जहां तुम सोचते हो कि तुम अदृश्य हो। where you think you are unseen.
I'm coming to my final questions. मैं अपने अंतिम If we प्रश्नों पर आ develop रहा हूँ। more, यदि हम युद्ध को टालना चाहें, यदि बातचीत की संभावना हो, तो क्या आप कुछ ऐसे ढांचे बता सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो सकते हैं? हमने ईरानी पक्ष से सुना है कि वे परमाणु कार्यक्रम के गैर सैन्य उपयोग के लिए एनपीटी के तहत प्रतिबद्ध है। ऐसा कौन सा ढांचा हो सकता है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य लगे? What kind of framework can be agreeable to both sides? I think the framework that could be agreeable to both sides. मेरा मानना है कि ऐसा ढांचा जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो सकें वह होगा जिसमें ईरान में परमाणु हथियारों तक पहुंच के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। ईरानी अपने ही देश में संवर्धन कर सकेंगे, लेकिन या तो किसी संघ के माध्यम से या आवश्यकता के आधार पर। उनके अपने देश में संवर्धित यूरेनियम का भंडार इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी। स्तर JCPOA में जो थे उनसे नीचे होंगे और सेंट्रीफ्यूज की संख्या भी JCPOA में जो थी उससे कम होगी। ऐसी बातें जो ट्रंप को ये कहने में सक्षम बनाएंगी कि उन्होंने ओबामा से बेहतर समझौता किया, और ईरानियों को ये कहने में सक्षम बनाएंगी कि वे अब भी अपने उस अविच्छेद्य संप्रभु अधिकार पर अडिग हैं जिसे वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का अधिकार मानते हैं। Which is to have nuclear energy for peaceful purposes. We'll leave it Je there. webte en is je famning Dom Harsi. Thank you so Als je samen kwee, Thanabob, Nevel. Moet je amendrit tegen het zien. For having it. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.